ठीक है। एंड एक मैंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ही मैंने जब गया था अपने टीएनपी जो हमारे प्लेसमेंट ऑफिसर होते हैं, तो आई वेंट टू हिम एंड आई आस्क्ड कि कौन सी सबसे अच्छी कंपनीज आती है हमारे कॉलेजेस में। तो वो जो प्रिपरेशन थी यार वो तो सेकेंड ईयर से शुरू हो गई थी। जर्नी के दौरान कि आपको कनाडा में जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली? Yep. तो यार देखो, जब भी तुम ट्रांजिशन तुम्हें करना है तो उसका तुम्हें मतलब एक नॉलेज होनी चाहिए उस डोमेन की। ठीक है। एंड यू शुड पोजेस अ राइट स्किल सेट फॉर दैट। हम्म। कि अगर यू सी आई हैड द कॉन्फिडेंस कि मैंने सैमसंग, ई एक्सएल, केपीएमजी, फ्रैक्टल, अमेरिकन एक्सेल सारी कंपनी मैंने निकाल रखी है। इंटरव्यू प्रिपरेशन टिप्स और कहाँ से जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये सब आप थोड़ा सा बता दीजिए। ठीक है। रेज्यूमे के लिए यार आजकल एक सॉफ्टवेयर है, सो लाइक एचआर क्या कर रहे हैं, दे हैव दैट एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे। हम्म। ठीक है। अगर तुम्हारा रेज्यूमे इज एटीएस फ्रेंडली तो तुम्हारा वो क्लियर कर देंगे, मतलब यू विल लाइक प्रोग्रेस टू द नेक्स्ट राउंड। ठीक है। तुम्हारा डायरेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट राउंड में तुम एलिजिबल हो जाओगे। अगर हम देखें कि इंडिया में हम एक अच्छी एमएनसी में जॉब कर रहे हैं एज अ डेटा एनालिस्ट, और अगर हम फॉरेन में कर रहे हैं एज अ डेटा एनालिस्ट, तो एक्सपेंस एंड ऑल मिला के कहाँ पे एक बेटर लाइफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ठीक है यार, बेटर लाइफ वाला तो मैं आंसर नहीं दूंगा, बट यस मैं पैकेज बता सकता हूँ। तो एवरेज सैलरी इंडिया में ऐसा होगा, एक मैं आपको बताऊं, आईपी यूनिवर्सिटी से पास आउट ग्रेजुएट स्टूडेंट जिसकी डेटा एनालिस्ट में जॉब लगी है और वो कनाडा में अभी काम कर रहा है और बहुत अच्छे पैकेज पे काम कर रहा है, तो आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये सच है। और आज पॉडकास्ट में एक ऐसे ही गेस्ट मैं लेकर आया हूँ जो आपको ना सिर्फ ये बताएंगे कि रोड मैप क्या होता है, बल्कि आपको ये तक हर एक चीज़ एक्सप्लेन करेंगे कि वहाँ तक आप कैसे जा सकते हो, क्या क्या स्टेप्स उन्होंने फॉलो करे हैं, कंपनियां जगती क्या पूछती हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स क्या होती हैं। हर एक चीज़ आपको आज के पॉडकास्ट में जानने को मिलने वाली है। तो आप पॉडकास्ट को बहुत सीरियसली होकर देखना और हर एक पॉइंट्स को आप नोट डाउन भी कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स भी मैंने डाले हुए हैं, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, और स्पीड को आप अपने अकॉर्डिंग लगा के सुन सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट को। होप आप सब पॉडकास्ट को काफ़ी एंजॉय करोगे। चलिए चलते हैं पॉडकास्ट की ओर। हेलो कशिश भैया, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ ऋषभ, आप बताओ कैसे हो। बस मैं भी बढ़िया भैया। भैया कैसा चल रहा है आपका लाइफ? मैंने ये देखा था कि आप आईटी यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हो, और अभी जस्ट मैं आपकी प्रोफाइल जब देख रहा था तो मैं तो शॉक हो गया, सरप्राइज हो गया, बिकॉज स्टार्टिंग से मैं भी आईपीयू से पास आउट हुआ हूँ। तो मैं जनरली ये देखा है, एक हमारे एक तो अंदर से डिमोटिवेशन भी रहता है हमेशा कि आईपीयू से कहीं ना कहीं एक रहता है कि हम नहीं निकाल पाए, वो रेगरेट हमेशा रहता है। बट एक जब हम किसी को देखते हैं कि इतनी बड़ी पोजीशन पे, तो सबसे पहले हमें यकीन नहीं होता है। तो मतलब मैं काफी एक्साइटेड था आपके साथ पॉडकास्ट करने के लिए, और आई होप आज के इस पॉडकास्ट से आप लोगों को भी बहुत इंस्पिरेशन मिलने वाली है, बिकॉज हमें यकीन नहीं होता कि यार आईपी यूनिवर्सिटी में भी हम निकल के इतना कुछ आगे कर सकते हैं। और डेफिनेटली कशिश भैया आईपी से पास आउट है, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो भैया मैं जानना चाहूंगा कि आपकी थोड़ी सी एजुकेशनल बैकग्राउंड, कैसे आप पास आउट हुए, क्या आपने करा, आज कहाँ पे आप काम कर रहे हो, और क्या सा मतलब चल रहा है आपका? ठीक है। तो हाँ, मैंने बीटेक की करी थी आईपी यूनिवर्सिटी भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सो माय बैच वाज 2015 टू 2019। ठीक है। और मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में करी थी। ठीक है। एंड मेरा शुरुआत से ही लाइक आई वाज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स, कंप्यूटर साइंस का बहुत इंक्लिनेशन था मेरा। ठीक है। एंड एक मैंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ही मैंने जब गया था अपने टीएनपी जो हमारे प्लेसमेंट ऑफिसर होते हैं, तो आई वेंट टू हिम एंड आई आस्क्ड कि कौन सी सबसे अच्छी कंपनीज आती है हमारे कॉलेजेस में। तो वो जो प्रिपरेशन थी यार वो तो सेकेंड ईयर से शुरू हो गई थी। तो हमारे वहाँ पे उसने बोला था सैमसंग आती है। तो मेरा तब से टारगेट ये था मेरा सैमसंग निकालने किसी भी तरह। तो आया मैं फोर्थ ईयर में फेब में 2019 में हमारे में कंपनी आई। ठीक है, सैमसंग। और मैंने मतलब वो निकाली, मैंने इंटर्नशिप निकाल दिया एंड आई गॉट द पीपीओ एज वेल। पीपीओ इज प्री प्लेसमेंट ऑफर। ठीक है, कि मतलब मैं पास भी नहीं हुआ था और मेरी जॉब लग चुकी थी। ठीक है। तो ये था, तो एजुकेशनल वाइज ये था। उसके बाद फिर 2 साल अराउंड आई वर्क एट सैमसंग। ठीक है, जहाँ पे मैंने टेस्टिंग में बहुत मतलब मैंने लर्न करा। ठीक है, डेवलपमेंट में लर्न करा, डीबगिंग वगैरह, फिक्सिंग, ये सारी चीज़ें मैंने काफ़ी सीखी। एक तरह से मेरा पहला जॉब था, तो कॉर्पोरेट में मैंने काफ़ी चीज़ें सीख ली थी वहाँ पे कि कैसे चीज़ें मतलब करनी है तुम्हें कॉर्पोरेट लेवल पे एज अ प्रोफेशनल वे में। ठीक है। उसके बाद मेरा थोड़ा जो माइंडसेट थोड़ा चेंज हुआ, तो आई वांट टू गो टुवर्ड्स एनालिटिक्स साइड, क्योंकि मुझे दिख रहा था यार कि एक बहुत बड़ा बूम आने वाला है एआई में। ठीक है, डेटा साइंस में, डेटा एनालिटिक्स में बहुत बड़ा बूम आएगा। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जब तुम आर्टिकल्स पढ़ोगे, सारी चीज़ें तुम देखोगे, ठीक है, अपना तुम देख रहोगे आसपास कितनी डेवलपमेंट हो रही है। आज के टाइम पे अगर तुम देखोगे यार, तुम्हें घर बैठे बैठे इतनी मतलब फैसिलिटीज मिल रही है। जेप्टो, स्विगी, ओला, उबर सब मिल रहा है यार तुम्हें घर बैठे बैठे।
ठीक है, अब इन सबको क्या करना है, इन सबको अपना स्केलेबिलिटी करना है अपना बिजनेस को, तो उसके लिए डेटा एनालिटिक्स बहुत जरूरी था। तो मेरा तब इंटरेस्ट बन गया, मैंने बोला हाँ मेरे को डेटा एनालिटिक्स में जाना है। तब मैंने प्रिपरेशन शुरू करी, और डेटा एनालिटिक्स के लिए मैं 5 स्किल सेट सबको बता देता हूँ। पहला है एक्सेल। एक्सेल बहुत की है, ठीक है, एक्सेल तुम सबको आनी चाहिए, नॉट एज अ डेटा एनालिस्ट, बट तुम कुछ भी किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में जा रहे हो, ठीक है, यू शुड बी अवेयर ऑफ एक्सेल। सारे फॉर्मूले, एक्स लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स मैचेस, सारे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, अवेयर होना चाहिए। सेकेंड तुम्हारा आता है सीक्वल, ठीक है, एसक्यूएल। एसक्यूएल के लिए अगर तुम्हारा बेसिक नॉलेज है, अगर इफ यू हैव दैट बैकग्राउंड फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो लीड कोड और हैकर रैंक पे, ठीक है। थर्ड आपका आएगा ईटीएल टूल, ठीक है। ईटीएल टूल होता है एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड। तो बहुत जो फेमस टूल्स हैं वो होते हैं ऑल्ट्रिक्स, इन्फॉर्मेटिका, इनकी सर्टिफिकेशन करो, डेटा सेट उठाओ कहीं से, डेटा सेट कैगल से तुम उठा सकते हो, ठीक है, फिर प्रैक्टिस करो। फोर्थ होता है पाइथन। पाइथन में भी ऐसा नहीं तुम्हें बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जस्ट लाइक 4 to 5 लाइब्रेरीज विल बी इनफ। फॉर एग्जाम्पल नमपाई, पांडास, किटलन, मैटप्लॉटलिब, ये सारी लाइब्रेरीज काफी हैं, ठीक है। और आगे जैसे तुम्हें अगर चैटबॉट्स वगैरह बनाना हो तो इंस्टाबॉट वगैरह ये सब भी आ रहे हैं, ठीक है। तो पाइथन तो एक तरह से मच नीडेड है, वो एक तरह से तुम्हें एक एडेड एडवांटेज देगा ओवर अदर कैंडिडेट्स, दोज हु वांट टू परस्यू दिस करियर, ठीक है। लास्ट आपका आएगा डेटा विजुअलाइजेशन टूल, ठीक है, उसमें देयर विल बी पावर बीआई एंड टैबलो। माय प्रेफरेंस वुड बी, मैंने इंडस्ट्री ट्रेंड्स देखे हैं और मेरे को जहाँ पे मैं गया हूँ तो आई हैव सीन कि टैबलो का यूज थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, तो टैबलो। तो जब मैंने स्टार्ट किया एनालिटिक्स की जर्नी अपना, तो आई स्टार्टेड विद पाइथन एंड सीक्वल, बहुत ज्यादा, मतलब एक दिन में इतने बहुत काफी क्वेश्चन सॉल्व करना हैकर रैंक और लीड कोड पे, ठीक है, 6-6 घंटे लगे रहना कि करना है भाई, ये निकालना है। फिर मैंने निकाला था केपीएमजी, ठीक है, तो वो मेरा एक तरह से स्टार्ट था एनालिटिक्स की करियर का, ओके। ठीक है। एंड जब मैंने काम किया क्लाइंट के साथ, डाइवर्स क्लाइंट के साथ, वहां पे तुम काम करोगे, ठीक है, और बहुत ज्यादा रिग्रेस शेड्यूल होगा, 12-12 घंटे, 10-10 घंटे बहुत नॉर्मल है वहाँ पे बिग फोर में काम करना, ठीक है। अगर तुमने यहाँ पे सर्वाइव कर लिया, तुम्हारा करियर बहुत सही होगा, शाइन कर जाओगे, क्योंकि एक पर्सनैलिटी और एक ग्रूमिंग बहुत अच्छा करते हैं बिग फोर वाले, ठीक है। मेरी डायरेक्टर थी श्वेता मैम, ठीक है, एंड जो मेरे थोड़े फ्रेंड्स थे उदेश चारू, बहुत सही ग्रूम किया उन्होंने मुझे, ठीक है, किए। एंड उसके बाद जब मैंने क्लाइंट से काम किया तो फिनटेक क्लाइंट आया था मेरा, तो उसमें मेरा इंटरेस्ट हो गया बैंकिंग डोमेन। मैंने बोला यार ये सही है कि अब एनालिटिक्स में भी मेरे को किस फील्ड में जाना है, कि देर आर अ लॉट ऑफ चॉइसेस, फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर है, कंस्ट्रक्शन है, माइनिंग है, ठीक है, फिनटेक है, बैंकिंग है। तो तब मैंने पकड़ा अपना बैंकिंग सेक्टर, फिर मैंने निकाला अमेरिकन एक्सप्रेस, और उस साल मैंने 4 कंपनीज निकाल ली थी, मतलब एक ही उसमें, मतलब लाइक मार्च अप्रैल का महीना था, 2022 की बात है ये, 4 कंपनीज निकाली थी, प्रैक्टल, ईएक्सएल, अमेरिकन एक्सप्रेस और एक स्टार्टअप, ओके। ठीक है। तो उसमें मैंने ज्वाइन अमेरिकन एक्सप्रेस बिकॉज इट इज द बेस्ट, ठीक है। अभी भी फाइनेंस की तुम दुनिया में देखोगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, भाई अमेरिकन एक्सप्रेस से अच्छा कोई नहीं है, बिकॉज ऑफ द वर्क कल्चर, दे प्रोवाइड अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो फिर मैंने वहां पे जब पूरा अपना 1.5-2 साल काम करके, फिर मैंने सोचा चलो यार अब लाइफ की नई जर्नी शुरू करते हैं, तब कनाडा आ गया, बिकॉज आई वांट टू सेटल हियर। तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ, यहाँ पे, एंड यहाँ पे आई एम परसुइंग अ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, ठीक है, एक तरह से इट इज इक्विवेलेंट टू मास्टर्स डिग्री। तो मैं मास्टर्स डिग्री कर रहा हूँ, साथ मैं अपने फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूँ, ठीक है, प्रोजेक्ट्स उठा रहा हूँ मतलब क्लाइंट से। ओके। तो ये सारी चीजें मतलब कर रहा हूँ, मतलब साइड बाय साइड सारी चीजें चल रही हैं पढ़ाई के साथ साथ, ये पैसा भी कमाना इंपॉर्टेंट है। तो भैया यहाँ तक तो मुझे समझ आया, लेकिन एक जो ट्रांजिशन हुआ है आपका इंडिया से कनाडा, जो कि इतना इजी नहीं होता है, जनरली बहुत टफ होता है, और आज के टाइम जब भी इंडिया में रिसेशन चल रहा है तो और ट्रस्ट करना एक लगता है स्टूडेंट को टायर 3 कॉलेज का, कि कैसे कनाडा में स्विच हुए आप। तो एक थोड़ा सा वो चीज जाननी है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि क्या आपने ऐसा करा जर्नी के दौरान कि आपको कनाडा में जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली। तो यार देखो, जब भी तुम ट्रांजिशन तुम्हें करना है तो उसका तुम्हें मतलब एक नॉलेज होनी चाहिए उस डोमेन की, ठीक है, एंड यू शुड पोजेस अ राइट स्किल सेट फॉर दैट। कि अगर यू सी, आई हैड द कॉन्फिडेंस कि मैंने सैमसंग, ईएक्सएल, केपीएमजी, फ्रैक्टल, अमेरिकन एक्सप्रेस, सारी कंपनी मैंने निकाल रखी है। कनाडा में इट इज लाइक मच मोर इजियर देन, ठीक है, कि मेरे लिए ये सब बहुत आसान है अब यहाँ पे निकालना, क्योंकि मुझे पता है मैंने इंडिया में निकाला था जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई था, ठीक है। कनाडा की यार पॉपुलेशन ही 4 करोड़ है, इंडिया की तो 140 करोड़ है, ठीक है। तो वहां पे तुम जैसे भी तुम अपना कंपैरिजन करोगे कितने इंजीनियर ग्रेजुएट हो रहे हैं, यहाँ पे उससे कम ही हो रहे होंगे, ठीक है। और हमेशा चूज वहां करो, जैसे अगर कॉलेज हो या सिटी कुछ ऐसा कि जो जहाँ पे मेन हब हो आईटी का, तो दैट्स व्हाई लाइक आई हैव कम टू टोरंटो,
ठीक है, ये एक तरह से आईटी हब है और मेरे को राइट स्किल सेट मैं पोजेस कर रहा था कि मेरे को पता था कि यार कि अगर कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछे एक्सेल सीक्वल पाइथन यार मैं निकाल लूंगा वो आराम से। ठीक है, और एक एडिशनल नॉलेज रखो अपने अंदर, एक मैनेजमेंट स्किल्स रखो, लीडरशिप क्वालिटीज रखो। ठीक है, ये एक तुम्हारे वो करेक्टर में तुम्हारा शो होगा। ठीक है, और मैं स्पोर्ट्स खेलता था तो मेरे एक तरह से थी मेरे में लीडरशिप क्वालिटीज वगैरह शुरुआत से थी। यस, तो हमेशा भाई राइट स्किल सेट तुम्हारा ये मतलब क्वेश्चन का आंसर था कि स्किल सेट से रखोगे ना तो ट्रांजिशन हो जाएगा अपना आराम से। ओके, तो अभी जैसे आप कनाडा में कर रहे हो काम, तो वहाँ पे क्या आप टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हो जो आपने प्रिपरेशन के दौरान सीखी है वो, या कुछ नई टेक्नोलॉजीज भी हैं जो फॉरेन कंपनीज यूज कर रही हैं? यार थोड़ी बहुत नई टेक्नोलॉजी होती है जो उनका बिल्ट इन है, जैसे कंपनी ने अंदर ही मतलब कोई उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर बना दिया। ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा अभी उसका, बट यस मतलब नई नई टेक्नोलॉजीज है। बट ये सिमिलर होगा कि जैसे तुमने अगर पाइथन क्लाउड तुम्हें आता है, ठीक है, तो यहाँ पे बता देता हूँ पाइथन क्लाउड सीक्वल ये मेरा 3 मेजर चीजें हैं। ठीक है, क्लाउड में हम AWS कर रहे हैं, ठीक है, बट उनका एज अ सॉफ्टवेयर उनका खुद का ही है कंपनी का, बट उसका मैं ऐसे नाम नहीं लूंगा अभी। या तो ये 3 चीजें मैं अभी कर रहा हूँ। ओके, और जैसे अभी आपने अभी बताया था कि आप फ्रीलांसिंग भी कर रहे हो, आप वहाँ डिप्लोमा भी कर रहे हो, आप वहाँ जॉब भी कर रहे हो, तो लाइक इंडिया में अगर हम कॉर्पोरेट की बात करें तो कल्चर बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। अगर आपको थोड़ा सा होगा, आपने काम किया है, तो इंडिया में जनरली ये चीजें मैनेज नहीं हो पाती हैं कि हम जॉब भी कर रहे हैं फुल टाइम और साथ में ये चीज कर रहे हैं। तो आप मतलब कनाडा के कंपैरिजन अगर हम करें जॉब का, तो ये फॉरेन कंट्रीज में जो भी जॉब होती है और वर्सेज इंडिया में, क्या एक वर्क कल्चर रहता है, वर्क लाइफ बैलेंस कैसा रहता है, और आप उसके बारे में थोड़ा सा एलोबरेट करके। यार वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ का बहुत बेटर है। ठीक है, तुम्हें पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है सारी चीज़ों की, और यहाँ पे है कि तुम्हें जब अगर छुट्टी भी लेनी हो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए, कुछ भी हो, तुम बस अपने मैनेजर को बता दो। ठीक है, जो मतलब ये जो लोग हैं, ठीक है, कनाडा के, इट इज़ लाइक कम्प्लीटली डिफरेंट इनके ओरिजिन्स चेंज जो भी ये सारी चीज़ें, एथनिसिटी वगैरह, तो लाइक दे आर लाइक इट्स अ वेरी ओपन कल्चर हेयर। ठीक है, ये तुम्हारी मतलब जो अगर तुम बताओगे ये उसको रिस्पेक्ट करते हैं कि अच्छा ही इज़ नॉट वेल, ठीक है, वो नहीं आ सकता, कोई भी परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो बहुत चीज़ें इस चीज़ को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और मानते हैं कि दूसरे की प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे है कनाडा में। तो एक तो फ्लेक्सिबिलिटी मैं बोलूँगा, ठीक है, तुम्हें कुछ भी दिक्कत हो जस्ट टॉक टू योर मैनेजर। यहाँ पे एक और चीज़ बताता हूँ, जो सैलरी वाइज होता है वो होता है कि बाई वीकली तुम्हें पे मिलती है, मंथली नहीं है, बाई वीकली मिलेगी। ओके, बाई वीक। ठीक है, एंड यहाँ पे ये भी सिस्टम है कि अगर तुमने ऐसा मतलब बहुत अच्छा काम कर दिया हो, ठीक है, कि लाइक फॉर फर्स्ट 4 मंथ्स 5 मंथ्स तुमने कुछ बहुत सही एल्गोरिथम डेवलप कर दी, ठीक है, तुमने बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन कर दी, तो यू कैन टॉक टू योर मैनेजर लाइक आफ्टर 4 to 5 मंथ्स या 6 मंथ्स बाद बात करो एंड टेल हिम टू इंक्रीज योर पे। ये भी है। अब इंडिया की तरह यहाँ पे ये नहीं होगा कि तुम्हारे 1 साल बाद ही यू विल गेट द हाइक। तो ये सारा सिस्टम है कनाडा में कि तुम्हारा जब लग रहा है ना कि यार तुमने कुछ अच्छा किया काम एंड यू आर लाइक एलिजिबल फॉर अ रेस, जस्ट टॉक टू योर मैनेजर। तो वहाँ पे तुम्हारी ये सारी चीजें भी होती हैं। तो ये थोड़ा चेंज है, डिफरेंट कल्चर है यहाँ पे। ओके, तो अब मुझे एक चीज, ये चीज क्लियर हो रही है, क्योंकि मेरे मन में भी काफी टाइम से ये क्वेश्चन होता था कि यहाँ इंडिया के जो लोग हैं पढ़ाई करके बाहर जॉब करने क्यों जाते हैं। तो अब वो चीज धीरे धीरे समझ आ रही है कि एक्चुअली जो वैल्यू है एम्प्लॉइज की वो इंडिया में नहीं हो रही है, इसलिए इंडिया के लोग बाहर जा रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर आपको एक वर्क लाइफ बैलेंस मिल रहा है, आपको फाइनेंशियल कंडीशंस भी आपकी बेटर हो रही है, आप फैमिली के लिए कुछ अच्छा कर पा रहे हो, तो इसलिए ही बंदा बाहर जा रहा है और वहाँ पे काम भी कर रहा है, अपनी चीजें भी ग्रो कर रहा है। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा, जैसे इंडिया में हम जॉब क्रैक करते हैं, जो नॉर्मल इंटरव्यू होता है, जो लेवल होता है क्लियर करने का, क्या वही सेम लेवल फॉरेन जॉब्स के लिए भी होता है, या कुछ टफ होता है या कुछ अलग बनना होता है? ऑलमोस्ट सेम कह सकते हो, और थोड़ा बल्कि इजी मानो। जैसे अगर मान लो कि अगर मैं इंडिया को 8 on 10 बोलूंगा, ठीक है, इन फॉर डिफिकल्टी लेवल की 8 बीइंग द हाईएस्ट, ठीक है, तो यहाँ का 7 on 10 मान लो, ठीक है, या कंपेरेबल ही मानो। ठीक है, यहाँ पे बस ये थोड़ा इट इज लाइक बोथ टेक्नोलॉजी एंड फंक्शनल। यहाँ पे फंक्शनल की भी बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि मतलब हाउ यू हैंडल द थिंग्स। ठीक है, तुम्हारा बिहेवियर कैसा है चीज़ों को लेके, तो ये थोड़ा डिफरेंट है। इंडिया में दे जस्ट सी लाइक टेक्नोलॉजी वैसे बंदा कैसा है, उसका बिहेवियर पर्सनैलिटी इतना नहीं देखेंगे, वो बोले हाँ ठीक है अगर टेक्नोलॉजी अच्छा तो हम ले लेंगे। यहाँ पे बिहेवियर फंक्शन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो ये थोड़ा डिफरेंस है यहाँ पे। ओके, ठीक है, तो अभी जैसे आप जिस कंपनी में आप अभी वर्क कर रहे हो, उसमें जब आपने इंटरव्यू दिया था तो एग्जैक्टली क्या क्या मतलब इंटरव्यू प्रोसेस कैसा हुआ था आपका, एक बार वो थोड़ा सा आप बता दीजिए ताकि स्टूडेंट्स को थोड़ी हेल्प हो जाए अगर उनको क्लियर करना है। ठीक है, मतलब इंडिया का बताऊँ या फिर कनाडा का बताऊँ? कनाडा का। ठीक है, कनाडा का तो ये था कि प्री स्क्रीनिंग राउंड होते सबसे पहले, ठीक है, जिसमें तुम्हारा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट वगैरह होगा, और फर्स्ट राउंड में HR विल कॉल यू, शी विल ब्रीफ यू अबाउट ऑल द डिटेल्स, तुम्हारा जॉब रोल वगैरह कैसा है, एंड देन शी विल आस्क सम क्वेश्चंस। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स इज द की।
ठीक है, अपना कम्युनिकेशन बहुत सही रखो वहाँ पे, ठीक है। वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे जो फंक्शनल रिलेटेड होंगे कि तुमने ये सिचुएशन में कैसे डील करा, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो तुमने अकेला हैंडल करा हो, ठीक है, कभी प्रेशर बना हो तो उस पर कैसे डील करा। तो ये सारी चीजें, ठीक है, ये तुम्हारा प्री स्क्रीनिंग होगा। सेकेंड राउंड इज जनरली अ टेक्निकल वन, जिसमें मेरे साथ तो ऐसा होता है कि 3-4 बंदे बैठे हुए थे पैनल में एंड दे वर आस्किंग मी मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस, कि जैसे अगर एक बंदा ही इज प्रोफिशिएंट इन सीक्वल, वो तो सीक्वल के क्वेश्चन थ्रो कर रहा था। सेकंड, अगर कोई बंदा ईटीएल का है, ही वाज थ्रोइंग क्वेश्चंस फॉर ईटीएल एट। तो ये सारी चीजें मतलब हो रही थी वहाँ पे, ठीक है। तो ये था, और मैं कैसे हैंडल कर रहा था चीजों को। और जो थर्ड राउंड था वो इट वाज जस्ट अ बिहेवियर क्वेश्चंस, कि मतलब फंक्शनल साइड में तुमने कैसे हैंडल किया, और यहाँ पे थोड़े क्वेश्चन ऐसे होंगे कि तो मतलब थोड़े बिहेवियर टाइप के, तुमने ये सिचुएशन में डील कैसे करा, ठीक है। एक मुझे क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था जो मेरे को याद है, कि अगर इफ यू वर एन एनिमल, व्हाट एनिमल वुड यू बी एंड व्हाई। तो मैंने इसका आंसर दिया था, मैं एक ईगल हूँ, क्योंकि मतलब उसकी विजन बहुत अच्छी होती है। ही इज लाइक ईगल इज अ स्ट्रेटेजिक थिंकर, ठीक है, वो अपना स्ट्रेटेजी से मतलब अटैक करता है, हंट करता है, ये सारे तो ये पूछते हैं ये सब यहाँ पे। इट इज वेरी नॉर्मल है, बट इंडिया में ऐसा कोई नहीं पूछेगा तुम्हारा बिहेवियर या तुम्हारा माइंडसेट कैसा है, कैसा सोच रहे हो। वहाँ पे इंडिया में लाइक मोर फोकस्ड टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी। तो काफी थोड़ा सा डिफरेंट है, और हो सकता है कई स्टूडेंट्स को सुनने में थोड़ा सा अजीब भी लग रहा हो कि मतलब ये क्या पूछ रहे हैं, कौन सा आप एनिमल बनना चाहते हाँ, हैं। यस, बट तो वो ये कहीं ना थर्ड राउंड में कहीं एक पूछते हैं। अलग या तरीके से चीजों को देख रहे हैं, और उनका कुछ एक अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है उस चीज को लेकर। या तो हाँ, जो डेफिनेट। माइंडसेट इट इज लाइक कंप्लीटली डिफरेंट, इंडिया जैसा माइंडसेट नहीं है यहाँ पे। तो ये थोड़े बहुत चीजें मतलब आप लोग ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आप फॉरेन जॉब्स के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भैया मेरा आपसे ये, जैसे आपने चीजें बता दी हैं, सारी स्किल सेट्स बता दी हैं, अब थोड़ा सा अगर हम ऑफ कैंपस अप्लाई करें, जैसे हम मोस्टली अभी जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो आईपी यूनिवर्सिटी से आते हैं, ठीक है, एंड आईपी यूनिवर्सिटी में भी कई लोअर कॉलेज से भी हैं। तो और ऑब्वियसली आपने भी ये चीज देखी होगी कि आईपीयू में काफी ईयर्स भी हो गए हैं, अच्छी कंपनीज भी आ रही हैं, स्टिल सिर्फ 2 से 3 या 5 टॉप बच्चों की लग पाती है जॉब अच्छी कंपनी में, बाकियों को ऑफ कैंपस ही स्ट्रगल करना होता है। तो जैसे आपने ऑफ कैंपस एक अच्छी अच्छी कंपनीज में क्रैक किया है, तो एक रेज्यूमे और इंटरव्यू प्रिपरेशन टिप्स और कहाँ से जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये सब आप थोड़ा सा बता दीजिए। ठीक है, रेज्यूमे के लिए यार आजकल एक सॉफ्टवेयर है, सो लाइक एचआर क्या कर रहे हैं, दे हैव दैट एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे, ठीक है। अगर तुम्हारा रेज्यूमे इज एटीएस फ्रेंडली तो तुम्हारा वो क्लियर कर देंगे, मतलब यू विल लाइक प्रोग्रेस टू द नेक्स्ट राउंड, ठीक है, तुम्हारा डायरेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट राउंड में तुम एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। तो एक तो हमेशा जाओ जॉब स्कैन वगैरह पे जाओ, ठीक है, अपना रेज्यूमे अच्छा बनाओ। दूसरा यार, अपना स्किल सेट बहुत अच्छे से मेंशन करो, और प्रोजेक्ट्स पक्का डालो उसमें, ठीक है। और प्रोजेक्ट्स में तुम्हारा इम्पैक्ट क्या रहा है, कि जैसे तुमने एक प्रोजेक्ट बनाया, तुमने चलो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करा, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स करा, जो भी करा है, उसका आउटकम क्या आया है, कि तुमने मतलब तुम्हारा क्या फायदा हुआ है, कंपनी को क्या फायदा हो सकता है उसका, कितने % एक्यूरेसी से किया है, कितना एफिशिएंट है, कितना % मैनुअल वर्क था जो तुम ऑटोमेट कर सकते हो, ठीक है। तुम ये सारी बातें डालो वहाँ पे, ठीक है। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज करा तो डालो वो चीज, जैसे लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन बहुत इजी एल्गोरिथम्स है, ये तुम कर सकते हो, ठीक है। एक ये तो प्रोजेक्ट्स, रेज्यूमे वगैरह में जॉब स्कैन पे जाओ, अपना टेस्ट करो कि कौन सी पोजीशन, वही जॉब स्कैन में ना ये चीज है कि जब तुम अपना रिज्यूमे अपलोड करोगे तो तुम्हें वहाँ पे बताना पड़ेगा कि लाइक फॉर विच पोजीशन यू आर अप्लाइंग, ठीक है। जैसे डेटा एनालिस्ट करना है, बिजनेस करना है, बिग डेटा डेवलपर करना है, सीक्वल डेवलपर करना है, एचडी करना है, तो ये वो पूछे, उस हिसाब से वो तुम्हें रेज्यूमे में कीवर्ड्स वगैरह बता देगा कि तुम्हें ऐसा करना है, कि ये तुम चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो एक रेज्यूमे हो गया। लिंक्डइन में मैं ये बोलूंगा यार, लिंक्डइन में अपना बहुत स्टैंड आउट बनाओ, ठीक है। जैसे अब अगर तुम मेरा लिंक्डइन देखोगे तो मतलब मैंने बहुत अपनी सारी चीजें डाल रखी है, जो जो मैंने किया, प्रोजेक्ट्स मैंने डाल रखे हैं, मैंने अमेरिकन एक्सप्रेस जॉब में मैंने वो डाल रखा है, एक प्रोफेशनल समरी अपनी बहुत अच्छी लिखो, तो इससे क्या होगा, रिक्रूटर्स अट्रैक्ट होंगे तुम्हारी प्रोफाइल पे। अगर तुम कोई सर्टिफिकेशन कर रहे हो तो उसको डालो वहां पे, ठीक है। यू हैव टू सेल योरसेल्फ कि तुम यार तुम्हें क्यों आना उस कंपनी में, तभी रिक्रूटर देखेगा ना तुम्हें। और ऑफ कैंपस की बात हुई तो यार, एनालिटिक्स में जीएस है, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स है, अब तो बहुत बढ़िया बढ़िया एनालिटिक्स कंपनी आ रही है, एक्सेल एनालिटिक्स है, फ्रैक्टल हो गई, ये सारी अब अच्छी अच्छी कंपनीज आ रही है एनालिटिक्स के उसमें टर्म्स में। तो अगर तुम्हारा हो तो वहां पे अप्लाई करो, रिक्रूटर्स को रीच आउट करो, मैनेजर्स को रीच आउट करो, टैलेंट एक्विजिशन को रीच आउट करो, एक बड़ा सा बढ़िया सा मैसेज बनाओ, ठीक है। अब तो चैट जीपीटी में तुम मैसेज ड्राफ्ट कर सकते हो एक, ठीक है, तो वो सेंड करो, तो इससे तुम्हारा ऑफ कैंपस के चांसेस बढ़ जाएंगे। मतलब काफी जबरदस्त एडवाइस दिए, और बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है अगर आप इनको फॉलो करते हो एडवाइस को, और स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छी जॉब क्रैक करने में आसानी होगी।
तो अब थोड़ा सा बात हम कर लेते हैं पैसे की, क्योंकि जनरली अभी तक स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे होंगे इस पार्ट का। और स्टूडेंट्स को पैसा अल्टीमेटली जरूरी भी होता है, क्योंकि अभी चल रहा है रिसेशन, और जनरली इंजीनियरिंग जितने भी स्टूडेंट रहते हैं उसमें से 80 to 90% फैमिली में भी ये होता है कि हाँ एक अच्छा करियर हो जाए। तो सैलरी एक्सपेक्टेशन अगर हम देखें कि इंडिया में हम एक अच्छी एमएनसी में जॉब कर रहे हैं एज अ डेटा एनालिस्ट, और अगर हम फॉरेन में कर रहे हैं एज अ डेटा एनालिस्ट, तो एक्सपेंस एंड ऑल मिला के कहाँ पे एक बेटर लाइफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ठीक है यार, बेटर लाइफ वाला तो मैं आंसर नहीं दूंगा, बट यस मैं पैकेज बता सकता हूँ। तो एवरेज सैलरी इंडिया में 6-7 LP है, ठीक है, फॉर डेटा एनालिस्ट, ठीक है, एमएनसीज में, अच्छी अच्छी कंपनीज में। और हो सकता है अगर तुमने बहुत ही अच्छा इंटरव्यू में किया तो यू कैन ऑल्सो आस्क फॉर 10 to 12 lakhs पर एनम, ठीक है, अगर तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। वरना यूजुअली 6 to 7 lakhs मान के जाओ तुम्हारी लग जाएगी, ठीक है। फॉरेन की बात कर ले तो यहाँ पे इंटर्नशिप वाला कंसेप्ट भी होता है। तो इंटर्नशिप पे होता है $40,000 to $50,000 CAD, कैनेडियन डॉलर्स, ठीक है। और स्टार्टिंग सैलरी अगर तुम एज एन एम्प्लॉय फुल टाइम कर रहे हो, एकदम तुम्हारा एक्सपीरियंस 1-2 साल का ही है, तो 60,000 CAD मान के चलो। अब जैसे तुमने लाइफस्टाइल वगैरह की बात करी थी यार, वो तो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कहाँ पे अपना खर्चा कैसे बचा रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे रह रहे हो, वो उस पर डिपेंड करता है। तुम्हें अपने पेरेंट्स को पैसे भेजने हैं यहाँ से फॉरेन में, ठीक है, तो वो इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन यू। तो मैं उसका आंसर भाई बोलूंगा यार, वो तुम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो लाइक एक फिर भी तो एक रफ आइडिया हो सकता है कि एक लिविंग एक्सपेंस मतलब कनाडा में अगर इंडिया के कंपैरिजन में देखें तो कितना ज्यादा पड़ता है। जैसे कहीं यूएसए में जॉब कर रहे हैं तो वहां पे थोड़ा ज्यादा एक्सपेंस हो जाता है, इसलिए अभी रिमोट कल्चर भी काफी ज्यादा प्रमोट हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें यार इंडिया में ये है कि दैट यू विल बी लिविंग विद योर पेरेंट्स मोस्टली, लाइक ज्यादा परसेंटेज वही बच्चे रह रहे होते हैं वहाँ पे, तो उनका कुछ खास ऐसा एक्सपेंस आएगा नहीं, ठीक है। पता है यार पापा है, पेरेंट्स है, पैसे मिल रहे हैं, घर का तुम्हें कोई खर्चा देना नहीं है। बट अब तुम बाहर आओ यार, मेरे को आई हैव टू पे फॉर माई रेंट, आई हैव टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह, जो भी यूटिलिटीज वगैरह आती हैं, प्लस ग्रोसरीज का खर्चा। तो यार लाइफ की अगर ऐसी बात करो फिर तो यार बाहर बेटर है, मतलब तुम्हारा इंडिया बेटर है कि तुम्हें मतलब इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। अब कनाडा में स्ट्रगल बहुत ज्यादा है क्योंकि मेरे को सारी चीजें खुद करनी पड़ती है, प्लस खाना खुद बनाना पड़ता है। यहाँ पे कोई मेड वाला कल्चर नहीं मिलेगा मुझे, सफाई वगैरह सब खुद करनी पड़ती है, ठीक है। तो यार ये सब है, तो स्ट्रगल है। बट ये अगर पैसों की बात करें, वही बात आ जाती होगी फिर यार मैं डॉलर्स में कमा रहा हूँ, तो बस ये बात आ जाती है। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो हाँ एग्जैक्टली। लास्ट में मैं आपसे ये चाहूंगा कि एक आप एस्पायरिंग जो अभी बनना चाहते हैं, भले ही डेटा इंजीनियरिंग में आना चाह रहे हो, डेटा साइंटिस्ट में आना चाह रहे हो, या डेटा एनालिस्ट में आना चाह रहे हो, और उनके लिए आप अपनी एक्सपीरियंस से जो भी आपने अभी इंडिया में भी काम किया है, बाहर भी काम किया, फ्रीलांसिंग भी आप कर रहे हो, और आप जनरली मैंने देखा है काउंसलिंग भी ले रहे हो स्टूडेंट्स की जो आना चाहते हैं इस फील्ड में, तो उस सबको आप देखते हुए एक क्या एडवाइस देना चाहोगे जो बनना चाहते हैं इस फील्ड में आना चाहते हैं? ठीक है यार, अगर टेक्निकल की बात करें तो फोकस ऑन द स्किल सेट। सीक्वल इज लाइक अ ब्रेड एंड बटर फॉर यू, ठीक है। तो सीक्वल पक्का करना, क्योंकि यार इंटरव्यू, हर एक इंटरव्यू में सीक्वल तुमसे पूछा ही जाएगा, ठीक है। चाहे वो प्री स्क्रीनिंग राउंड में तुम्हारे एक टेस्ट दे दिया जाएगा, ठीक है, तो सीक्वल पक्का करना। दूसरा एक विजुअलाइजेशन टूल में टैबलो, पावर बीआई में तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो वो। तीसरा एक माइंडसेट, अपना एनालिटिकल माइंडसेट बनाओ, ठीक है। तुम कोई भी चीजें देख रहे हो, ठीक है, चाहे तुम उबर, ओला, स्विगी, जोमेटो, हर कोई तुम चला रहे हो, ठीक है, तुम देखते हो कि वो बिजनेस कैसे कर रहे हैं, वो ऑफ कैसे दे रहे हैं, ये सारी चीजें किस एरिया में क्या क्या कर रहे हैं, डिलीवरी फी 5 किलोमीटर के दायरे में कम क्यों है, उसके बाद ज्यादा क्यों है। ये सारी चीजें ना अपना मतलब थिंकिंग प्रोसेस अपना सुधारना वहाँ पे, ठीक है, कि मतलब कि ऐसा क्या कर रहे हैं, कौन सा एल्गोरिथम लगा रहे हैं, वो सब सोचना, ठीक है। अगर तुम मतलब थोड़ा एनालिटिकल माइंडसेट से थोड़ा सोचोगे, ठीक है, कंपनियां पैसा कैसे कमा रही है, उनके फॉरेन रिसोर्सेज जो भी है सारी चीजें, तुम ये अगर उस माइंडसेट से सोचोगे ना, तुम्हारे लिए एनालिटिक्स बहुत आसान होगी। एनालिटिक्स इज लाइक मैथमेटिक्स, स्टैट्स, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ये सीक्वल वगैरह तो कोडिंग लैंग्वेजेस आ जाती है, बट तुम्हारा मेन मैथ्स और अगर स्टैट्स अच्छा है ना यार, तुम कर लोगे, ठीक है। तो अपना माइंडसेट थोड़ा वैसा बनाना, हो जाएगा तुम्हारा सबका काम। तो बहुत ज्यादा मजा आया कशिश भैया, और मैं आप स्टूडेंट से ये चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी डाउट्स है, अगर आपको लगता है कुछ पॉइंट छूट गया हो, तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो, क्योंकि कशिश भैया भी चैट्स पढ़ने वाले हैं आप लोगों की, और आपके डाउट्स भी हम दोनों जो भी होगा उसमें से सॉल्व कर लेंगे। मतलब जो मुझे हो सकता है मेरे एंड से मैं सॉल्व करूंगा, जो कशिश भैया के एंड से हो सकता है वो सॉल्व करेंगे। बाकी इनका लिंक्डइन पे भी काफी प्रोफाइल बढ़िया है, मतलब वहाँ पे काफी चीजें डालते रहते हैं, और इंस्टाग्राम पे तो मैंने भी फॉलो किया हुआ है, मैं इनके सोशल लिंक्स डाल दूंगा, और आप इनसे पर्सनली भी कनेक्ट करके एक 1-on-1 सेशन ले सकते हो। उसकी डिटेल्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डेफिनेटली चेकआउट जरूर से कर सकते हो।
बाकी अगर आपने पुराने पॉडकास्ट नहीं देखे हैं जहां मैंने डेटा इंजीनियर हो, डेटा साइंटिस्ट हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, फ्रंट एंड डेवलपर हो, जितनी भी टेक्निकल रिलेटेड फील्ड्स हैं जहां पे अपॉर्चुनिटीज ओपन है और बढ़ने वाली है आने वाले टाइम पे, रिसेंटली एक ब्लॉकचेन डेवलपर पॉडकास्ट मैंने किया है, तो वहां सब अपॉर्चुनिटीज आप देख सकते हो, जा सकते हो, रोड मैप जान सकते हो। खाली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक फील्ड नहीं है। अभी एक ऐसा टाइम चल रहा है जहां पे अलग अलग फील्ड्स एक्सप्लोर आप कर सकते हो, अच्छे पैकेज आप अर्न कर सकते हो। तो उसके लिए अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके जाना। और कशिश भैया ने इतना कुछ बताया तो एक लाइक तो बनता है, तो लाइक जरूर से कर देना हम, और जितना ज्यादा हो सकता है शेयर कर देना, क्योंकि डेटा एनालिस्ट काफी बूमिंग इंडस्ट्री है और ये राइट टाइम है इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का। अगर आप इस इंडस्ट्री में अभी आ जाते हो तो आने वाले 5 से 10 साल में आपकी काफी ग्रोथ हो सकती है। तो कशिश भैया थैंक यू सो मच, आप चैनल के ऊपर आए, आपने अपना टाइम दिया और अपने एक्सपीरियंस से इतना कुछ शेयर किया, क्योंकि जनरली एक आईपी से कोई बंदा बहुत ही कम होते हैं जो हमें मिलते हैं, और अगर मिलते भी हैं तो जनरली टाइम नहीं निकाल पाते हैं, वो इतने बिजी हैं, जो जैसे आप कनाडा में काम कर रहे हो, इतना कुछ कर रहे हो। तो थैंक यू सो मच, और कुछ अगर आप एंड में कहना चाहते हो तो। नहीं यार, बस तुझे थैंक्स बोलूंगा फॉर इनवाइटिंग मी टू द सेशन, एंड बस यही बोलूंगा कि कैगल वगैरह से डेटा सेट उठाओ। जब भी डेटा सेट उठाते हो, कोई भी तुम्हारा डेटा होता है, जस्ट थिंक अबाउट द प्रोसेस कि तुम कैसे इस पे इनसाइट्स निकाल सकते हो और जो कंपनी को वैल्यू दे। तो या दैट्स इट। मेरा चैनल फॉलो करना और जो भी डिटेल्स वगैरह होंगी दैट विल बी इन द डिस्क्रिप्शन आई गेस। या ओके, तो गाइस मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में। जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।